बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की और हुकूमत को घर भेजा तो हुकूमत डट जाएगी, क्योंकि उनके पीछे ताकतवर लोग खड़े हैं। पैगाम भेज दिया गया है चीफ जस्टिस को कि फिर हम आपको ही हटा देंगे। यहाँ तक कि वाहियात और फजूलियात किस्म की बात की गई है कि जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल हुआ था, इसी तरह हम एग्जेक्टिव ऑर्डर खत्म भी कर सकते हैं और फिर क्या होगा। इस हद तक ये हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ चली गई है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इनसे कुछ भी बैद नहीं है चीफ जस्टिस को। लेकिन ये नहीं देखना कि उनके ऑर्डर पे अमल होगा या नहीं, उनको ये देखना है कि उन्होंने ऑर्डर देना है तो वो इनके मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। ऐसे में इमरान खान ने चीफ जस्टिस को अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है और अवाम को एक पैगाम दिया है। पहले वो सुन लें थोड़ा सा, फिर मैं आपको। अरशद शरीफ के नाम पे एक तकरीब हुई थी, उसमें जो कुछ हुआ और उसमें मेरी क्या राय है। कुछ तकरीर भी हुई, इमरान रियाज खान साहब ने ज़बरदस्त बातें की, समी इब्राहिम साहब ने ज़बरदस्त बातें की, कुछ हामिद मीर ने मशवरे दिए, उसके बारे में भी हुई, और एक और साफ़ी हैं उन्होंने भी एक अच्छी बात की कि कौन सी दो तीन चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। तो मैं उन पर भी बात करता हूँ। बड़ी अहम चीज़ें कि वहाँ पे वो लोग भी थे जो कातलों के सहूलतकार भी थे, तो ये कैसे स्टेज शेयर हुआ, सब पे बात करते हैं। लेकिन पहले ये पैगाम बहुत ज़रूरी है कि आप हर बच्चे तक पहुँचा दें, वरना इस मुल्क में आइन ख़त्म होने जा रहा है जो हुकूमत करने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि तारीखी महंगाई और अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पर तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की ये चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने महलों में जाएं, या गांव में हैं तो अपने गांव में निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इज़हारे यकजहती दिखाएं। तो इमरान खान ने तो वादे कर दिए, क्योंकि गेम सबको पता है, सबको नजर आ रही है। हुकूमत और चंद ताकतवर अफराद जो फैसला कर चुके हैं कि इस मुल्क में कभी कानून की बालादस्ती नहीं कायम करनी, ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलाना, वो तो धमकियां दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस की खामोशी भी समझ आती है, वो शदीद तरीन दबाव का शिकार है। जिस तरह अदलिया के अंदर दरार डाल दी गई है, अगर ये दरार ना होती और 7 जजेस जस्टिस मुनीर की बाकियात ना बन जाते तो बड़ा आसान था, फुल कोर्ट बैठता और इस हुकूमत को रगेद के रख देता और इनमें जुर्रत ना होती ऐसे काम करने की। लेकिन ये इसलिए कर पाए हैं कि 7 जजेस कंप्रोमाइज्ड हो गए, वो जस्टिस मुनीर के रास्ते पर चल पड़े, नजरिया ज़रूरत के साथ खड़े हो गए। और इसकी वजह से सूरत हाल अब इतनी गंभीर है कि चीफ जस्टिस को एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी अगर इलेक्शन होते हैं। और वो अगर ये सोचे कि मैं यार अब आराम से 3-4 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगा, मुझे क्या ज़रूरत है जंग लड़ने की, तो वो ये भी फैसला उनके दिल में हो सकता है आता हो। लेकिन हमें ये पता चलेगा आने वाले दिनों में, और इसीलिए इमरान खान ने कहा है कि सैटरडे को आप सारे बाहर निकलें, इज़हारे यकजहती करें, क्योंकि इनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन करवाने का। और ये अब तक जो भी हरकतें इन्होंने की हैं वो सब आइन तोड़ने की तरफ ही इशारा दे रही हैं कि ये आइन को अपहोल्ड करने का कोई इरादा नहीं रखते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करना तो चले है ही है, ये चीफ जस्टिस को रिमूव करने की बात कर रहे हैं बजोरे बाजू, बजोरे ताकत, कि ताकतवर लोगों के बलबूते पे हम इनको भी इफ्तिखार चौधरी की तरह नजरबंद करवा के और काजी को फौरन जज लगा देंगे चीफ जस्टिस। इनके दिमाग में सारे अखराफाती आइडियाज चल रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान ने अवाम से कहा है कि आप बाहर निकल के अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि ताकत ताकत से ही डरती है, खाली बातचीत से नहीं डरती। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंतखाबात आपका हक है। सूरत हाल देख लें, श्रीलंका से ज्यादा बुरे हालात हैं, वो दिवालिया हो गया है। पाकिस्तान की महंगाई श्रीलंका से ज्यादा है, श्रीलंका दिवालिया हो गया, लेकिन हमारे हालात जो पिछले 1 साल में श्रीलंका से बदतर हो गए हैं। हमने अपनी इंपोर्ट्स इतनी कम कर दी हैं कि पाकिस्तान को जब शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ेगा ना, मुख्तलिफ चीजों का, रॉ मटेरियल्स का, बहुत सारी चीजों का, जो भी अगली हुकूमत आएगी ज़ाहिर उसको खोलनी पड़ेंगी इंपोर्ट्स। तो ये जो इंपोर्ट्स हमारी 7-8 अरब डॉलर पे एवरेज करती थी, 6-7 पे चलें कर लें, ये 10 अरब डॉलर पे चली जाएंगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 20-25 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएगा, यानी पाकिस्तान को एक और
ऐसी लैंड माइन जिसमें आप ये समझ लें कि लैंड माइन है नाम, लेकिन नीचे एटम बम डाल गए हैं। अब जिसका पांव उस पे आएगा ना, ये एक ऐसा धमाका होगा कि कोई सरवाइव नहीं कर सकेगा। ये काम कर रहा है इसहाक डार। मईशत को बंद कर दिया है बिल्कुल, और यहां पे शॉर्टेजेस की वजह से भी अब महंगाई का एक तूफान आएगा, वो भी आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। और जो अभी बिजली की लोड शेडिंग होनी है इन गर्मियों में, अब कानों को हाथ लगाएंगे, अब जरदारी का दौर भूल जाएंगे। ये सारी चीजें इस पर्सपेक्टिव में रख के सोचिएगा। और सैटरडे को आपने निकलना है अपनी अदलिया के साथ खड़े होने के लिए, आइन के साथ और अपने हकूक के साथ खड़े होने के लिए। ये एक अगली पिक्चर थी जिसमें स्पीच करने वाली कौन है खातून और साथ बैठा हुआ कौन सा हुकूमती नुमाइंदा था। इस पर एहतजाज हुआ जबरदस्त, ये भी आप जरा देखें। आमिर मतीन साहब और इमरान रियाज साहब से भी ये सवाल करते हैं कि आप लोगों ने स्टेज क्यों लोगों के साथ शेयर किया जो अरशद शरीफ के बाहर जाने के ऊपर बताया गया तो रिजवान गिलज़ई और बाकी जो उनके साथी थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त ये पॉइंट उठाया कि ये कौन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हुकूमती शख्सियत भी बैठी हुई है और वो लोग बैठे हुए हैं जो मजाक उड़ाते रहे अरशद शरीफ शहीद का, जाने पर मजाक उड़ाते रहे, ट्वीट्स करते रहे, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन लोगों को बिठा दिया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इमरान रियाज खान भी बाहर गए, वहां पे अरशद शरीफ के नाम पे नारे भी लगे, उनके इंसाफ मांगने के नारे लगे, वहां पे थोड़ा एहतजाज भी हुआ। और उसके बाद इमरान रियाज खान ने सबको कन्विंस किया कि देखिए हमें अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए, हमें इस फोरम पे भी अरशद शरीफ की जो इंसाफ के लिए हमारी डिमांड है वो रखनी चाहिए, हर फोरम पे हमें बोलना चाहिए। तो फिर सब राजी हो गए, जितने दोस्त बाहर गए थे, और सब दोबारा अंदर आके बैठ गए। इसमें अरशद शरीफ की अहलिया भी थी, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। वहां पे जो तकरीर हुई है, इमरान रियाज खान साहब ने बड़ी जबरदस्त चंद बातें की हैं, और ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखें, आज से तकरीबन 9 साल पहले हामिद मीर को गोलियां लगी, तो उस वक्त हामिद मीर गद्दार था, ठीक है, इसलिए गोलियां लगी। उसी से 2 साल पीछे चले जाएं तो हुसैन हक्कानी गद्दार था, उसको गद्दार बाकायदा डिक्लेयर करवाया गया, एक पूरा बना के उसमें काजी फायजीसा साहब ने अपना सारा वो लिखा। और उसके बाद मुसलसल ऐसा हुआ कि ये गद्दार, ये गद्दार, ये गद्दार चलता रहा, ठीक है। अब इस बात को आपने समझना है, अरशद शरीफ हो जाएं, इमरान रियाज खान हो जाएं, साबिर शाकिर हो जाएं, एक तासुर ऐसा था कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के करीब है और उनके लिए काम करते हैं। मैं इस काम में पढ़ने के बाद अब जो अंडरस्टैंड कर पाया हूं वो ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी डिफरेंट थी। तो जो लोग करप्शन के खिलाफ थे या जो प्रो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते थे, करप्शन के खिलाफ थे, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के साथ वो सूटेबल था, तो इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों के साथ काम करना बेहतर समझा। किसी के लिए काम करना और किसी के साथ काम करने में बड़ा फर्क है। जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है मालूमात की तरफ, आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं जहां बंदा नहीं जा सकता। ये मेरी रीडिंग है सारी सिचुएशन की। लेकिन जैसे इनकी पॉलिसी तब्दील हुई, तो जो लोग प्रो पाकिस्तान थे, अब पॉलिसी क्योंकि चेंज हो गई, हमने अब अमेरिका की या हमने इसराइल की या हमने भारत की खुशनुदी हासिल करनी थी, ये लोग तो उसके हक में नहीं थे इस तरह से, ये तो पाकिस्तानियों के हक में थे, ये तो करप्शन के खिलाफ थे। तो जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए थे वो अब हो गए थे हुसैन हक्कानी, वो अब हो गए थे हामिद मीर, वो अब हो गए थे गुल बुखारी, वो अब हो गए थे बाकी सारे लोग हैं जिनका नाम ले लें आप। फिर उसके बाद ज्यादा एतराज ये होता था कि जब इमरान खान के दौर में किसी सहाफ़ी का प्रोग्राम बंद हुआ या किसी को उठवाया गया या किसी को मारा गया, तो ये लोग इमरान खान को मौजूद इल्ज़ाम ठहराते थे। तब भी मैं यही कहता था, मतीउल्लाह जान को उठाया गया तो मैंने तब भी प्रोग्राम में यही कहा था अपनी वीडियो में कि मतीउल्लाह जान भी वापस आके इमरान खान को मौजूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है, लेकिन इसको शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान ने इंटरवीन करके उसको बाजियाब करवाया था, उठवाया नहीं था। उठाया उसको उन्होंने था जो हमेशा सबको उठाते हैं। तो हमारी कुछ गलत फहमियां थी, मेरी भी थी, ये गलत फहमियां अरशद शरीफ को भी थी जो बाद में दूर हो गई।
जब रजीम चेंज ऑपरेशन और सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और इमरान रियाज खान की भी कुछ गलत फहमियां थी जो दूर हो गई। अब इन गलत फहमियों को बुनियाद बना के बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, जी आप तो पहले उन्हीं के हक में बोलते थे, आप तो पहले उनके डिफेंड करते थे हर चीज को। वो गलत फहमियां थी और सब लोग इकरार कर रहे हैं। मैं तो इस पे बार बार माफी मांग चुका हूं कि हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी थी ये। लेकिन मसला यहां पे एक और है, कुछ लोगों को मार मूर के अपने साथ मिला लिया गया है। अब मारे उन्होंने खाई हैं, लेकिन अब वो काम भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए। अब वो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इमरान रियाज खान ने बड़ा जबरदस्त अपनी तकरीर में कहा कि जब तक हम एक नहीं होंगे, बारी बारी सबका नंबर आएगा कि सबको सेम पेज पे होना चाहिए। हो जाए तो मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ये क्यों नहीं होंगे बस मैं वो बता दूं। इन लोगों ने जानबूझ के पूरे होशो हवास में ये फैसला कर लिया है कि वो अब जिंदगी भर इस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट दिन कहेगी वो दिन कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट रात कहेगी वो रात कहेंगे। ये इन्होंने फैसला कर लिया है, इसलिए ये लोग कभी भी आपके साथ नहीं बैठेंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये मेरी प्रिडिक्शन है, और ये अगर सच्ची साबित ना हुई तो मैं इस पर भी माफी मांगूंगा। बाकी मशवरा बहुत अच्छा है इमरान रियाज खान साहब का कि अगर सब एक हो जाएं, आज एक पार्टी का नंबर है, पहले दूसरों का था, और ये नंबर फिर बदल सकता है, क्योंकि जब आग लगती है तो सभी के घर जद में आ जाते हैं। तो ये उन्होंने जबरदस्त बात की और पॉइंट उठाया है। समीर इब्राहिम साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि किस तरह एजेंसियों के दलाल जो हैं वो केस करवाते हैं। 4 ऐसे केस जिसमें समीर इब्राहिम और अरशद शरीफ को नॉमिनेटेड थे, वो भी किसी एजेंसी के बंदे ने पशीन में मुकदमा कर दिया था। उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बातें की। अरशद शरीफ की जो एहलियां हैं, उन्होंने सहाफी शाहिद असलम, उनके बारे में भी उनकी बड़ी तारीफ की है कि उन्होंने भी अच्छे पॉइंट उठाए हैं। और उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं कि केस किसने किए अरशद शरीफ पे यहाँ पे, और जो थ्रेट लेटर था उस पर दस्तखत किसके थे, कि उनका राब्ता था यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये सारी चीजें अगर देख ली जाए तो चलें, पॉइंट अच्छे उठाए हैं। अगर पता चल जाए कि किससे राब्ता था यहाँ अरशद शरीफ का, क्योंकि ये DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई थिंक बताया था, या DGISPR बोले थे या DGISI खुद बोले थे कि अरशद शरीफ का हम लोगों से राब्ता था और वो तो आने की बात कर रहे थे। तो बहुत कुछ खुल के सामने आ जाएगा अगर ये चीजें खुल के सामने आ जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हर चीज की तहकीकात हो जानी चाहिए। तो कुछ अच्छी बातें भी वहां हुई हैं, और हामिद मीर ने एक मशवरा दिया है कि हम कोई अवामी ट्रिब्यूनल बना दें। जो लोग एक ट्वीट नहीं करने देते ना, वो अवामी अदालत भी नहीं लगाने देंगे। इमरान खान ने कमीशन बनाया था साइफर के ऊपर, उस कमीशन का सरबराह आपको पता है किसको लगाया गया था? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब को। जनरल तारिक बड़े दबंग ऑफिसर माने जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी दबंग बातें करते हैं। उनको एक कॉल गई और वो भी ढेर हो गए, और वो कमीशन से उन्होंने माजरत कर ली। यहां ना अवामी कमीशन बनने दिया जाएगा, ना कुछ ऐसी अदालतें लगाने दी जाएंगी। फिर तरीका क्या है, इसको जरा समझ लें, सबको आ जाए बात समझ। लोगों को बुरा इसलिए लग रहा है कि इमरान खान ये बात कर रहा है इसलिए, वरना ये जो मुखालिफ कैंप में भी है ना, ये भी मान जाए ये बात है, मसले का हल यही। और मैं क्यों इमरान खान की इस बात से एग्री करता हूं, और मैं इस जो मूवमेंट है हकीकी आजादी की, मैं क्यों इसका सपोर्टर हूं, ये एक वजह है। इमरान खान जो कहते हैं ना कि हमने रूल ऑफ लॉ कायम करना है, कानून की बालादस्ती कायम करके हर ताकतवर को इसके नीचे लाना है, बस ये वाहिद हल है। अगर सारे साफी आज इकट्ठे हो जाएं और सबसे पहले कहें जी कि आइन की बालादस्ती इसमें है कि इलेक्शन हो 90 दिन में, सब एक पेज पे आ जाएं। जब वो इलेक्शन हो जाएं, और अगर बेहतर है पूरे मुल्क में हो जाएं, ये सब इकट्ठे हो जाएं तो हो भी जाएंगे। ये जो भी डिवाइड है ना, ये ना हो। इसी तरह जजेस इकट्ठे हो जाएं, सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो जाए, सेम पेज पे आ जाएं सारे, और कहें जी हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए मुल्क में। पहले इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद जिसकी भी हुकूमत आए ना, उसका जीना हराम कर दें, और कहें पहले रूल ऑफ लॉ कायम करो। यहाँ पे ऐसे लॉज बनाओ, ऐसे रिफॉर्म्स करो, हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। ना महंगाई की कोई खबर लगाएंगे, ना किसी और चीज की। रूल ऑफ लॉ कायम कर दो, महंगाई खुद ठीक हो जाएगी। ला कानूनियत खत्म कर दो, अवाम को सेहत भी मिलेगी, तालीम भी मिलेगी, इंसाफ, हर चीज मिलेगी। ला कानूनियत खत्म कर दो, ताकतवर को कानून के कटहरे में ला के खड़ा कर दो। मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप यूनाइटेड नेशन चले जाएं, उन्होंने बेनजीर की भी तहकीक की थी, कुछ भी नहीं मिला था उन्हें। किसी अवामी अदालत से कुछ नहीं मिलेगा, किसी यूनाइटेड नेशन ने भी अगर यहां पे इन्वेस्टिगेशन कर दी, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो रूल ऑफ लॉ कायम करने से मिलेगा। रूल ऑफ लॉ कायम हो गया, ताकतवर इसके नीचे आ गए, आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी लगाते रहें जिसने जितना जोर लगाना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।